बेजाद भाई, इससे पहले कि हम अपने क्वेश्चन आंसर सेशन का आगाज करें, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अपना ब्रीफ इंट्रोडक्शन हमारी ऑडियंस को कराएं, स्पेशली जो प्रोफेशनल स्ट्रगल्स आपने अपने कैरियर के अंदर की और वो मोटिवेशन जिसने आपको कैरियर अचीवमेंट्स की तरफ जो है वो मोटिवेट किया, उसके बारे में भी बताएं। जुनेद, ऐसे था कि मेरा बचपन से ही अल्हम्दुलिल्लाह ये शौक रहा है प्लांट्स का। अ, ये गार्डनिंग से रिलेटेड जो था सारा कुछ, लेकिन वो कह लेना लकीली हुआ कि मेरा कोई एग्रीकल्चर में आने का प्लान नहीं था। लेकिन एक वो कहते हैं ना, बाय लकी आप यूनिवर्सिटी में एंटर हो जाते हो, फिर आप हॉर्टिकल्चर का सब्जेक्ट पढ़ते हो, फिर आप कहते हो कि यार वाकई मतलब अल्लाह पाक ने मुझे किसी राइट जगह पे भेजा है। तो उसी दिन से फिर मैंने पैशन बना लिया कि बस हॉर्टिकल्चर में ही जो है ना अपना काम करना है, इसको मेजर लेके चलना है। फिर हॉर्टिकल्चर पे जब फ्लोरिकल्चर में एंटर हुए, फ्लोरिकल्चर के बारे में पढ़ा, तो फिर आगे और चल गया कि अब सिर्फ फ्लोरिकल्चर ही को लेके चलना है और इसी को इंशाल्लाह अपना जो है वो पैशन बनाएंगे, आगे इसी पे काम चालू करेंगे। फिर मुझे बड़े मेरे मोहतरम उस्ताद डॉक्टर इफ्तिखार साहब, उनके साथ रिसर्च करने का मौका मिला। और उस रिसर्च पे मैंने कुछ ऐसे प्लांट्स के ऊपर, कुछ ऐसे कट फ्लावर्स के ऊपर काम किया जो कि पाकिस्तान में वेरी फर्स्ट टाइम जो है हमने यहाँ पे ग्रो किया पाकिस्तान के इन्वायरमेंट में। और हमें बहुत अच्छा उनके यहाँ पे रिजल्ट मिला। और मेरे मतलब एमएससी के थीसिस में से मैंने 4 पेपर जो है वो अपने इंटरनेशनल पब्लिकेशन करवाई उसी रिसर्च में से। फिर मुझे लाहौर आने का मौका मिला। लाहौर आके फिर मैंने अपने रिसर्च में कट फ्लावर ग्रो किए थे, वो मैंने कमर्शियली थोड़ा सा उनको ग्रो करना शुरू किया। वो बहुत कह लें कि यूनिक फूल थे, पाकिस्तान में पहली दफ़ा ग्रो हो रहे थे यहाँ पे। उस तरह से एक तो उनकी मार्केट वैल्यू नहीं थी, और ग्रोर्स जो है वो उस तरह से उनको जो है वो ग्रो नहीं करते थे, क्योंकि नॉर्मली आप देखें तो पाकिस्तान की इंडस्ट्री में सिर्फ या तो आपको एक रोजेस मिलेंगे, ग्लैडियोलस मिलेंगे, या ट्यूबरोज मिलेगा। इनके अलावा आपको कट फ्लावर जो है वो लोकली ग्रोन जो है यहाँ पर नहीं मिलेगा। तो मैंने जो 5-7 डिफरेंट फूलों के ऊपर और उनकी डिफरेंट 15 से 20 वैरायटीज के ऊपर काम किया था, उनको फिर मैंने यहाँ पे कमर्शियली ग्रो करना शुरू किया। वो पहला सीजन तो मेरे लिए एक बड़ा चैलेंजिंग था, क्योंकि जाहिर है जब आप यूनिवर्सिटी के अंदर एक डिफरेंट प्रोडक्शन पीरियड होता है, एक डिफरेंट सिनेरियो होता है, लेकिन जब आप उसको एक बड़े लेवल पर ग्रो करते हो तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा चैलेंजेस होते हैं, बहुत ज़्यादा आपसे मिस्टेक्स भी होती हैं। यूनिवर्सिटी से नए नए निकले हुए थे, उस तरह से उन चीज़ों का एक्सपीरियंस भी नहीं था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उनको ग्रो किया, उनकी मार्केटिंग की। 1 साल, दूसरा साल, अल्हम्दुलिल्लाह अभी मेरा चौथा साल है सक्सेसफुल। आप कह सकते हो कि मैंने पाकिस्तान इंडस्ट्री को मोर देन 7 डिफरेंट कट फ्लावर्स जो हैं वो न्यू इंट्रोड्यूस किए हैं, गिफ्ट किए हैं, यहाँ पर इंट्रोड्यूस किए हैं। और अब मेरा देखिए कि बहुत से दूसरे फार्मर्स जो है वो उनको यहाँ पे ग्रो कर रहे हैं। उनमें सबसे पहले जो है वो स्टॉक है, फिर डेल्फिनियम, सनफ्लावर, सीनिया, चाइनीज ऑस्टर, क्रिसेंथेमम। ये वो बहुत से कट फ्लावर्स हैं जो कि मैंने यहाँ पे ग्रो किए हैं। स्टार्ट मैंने लिया था हाफ एकड़ से, अब माशाल्लाह जो है तकरीबन 7 से 8 एकड़ लैंड है जिस पे हम सिर्फ कट फ्लावर ग्रो कर रहे हैं। इसके अलावा मेरा एक बहुत अच्छा सक्सेसफुल प्रोजेक्ट जो है फ्लोरिकल्चर से रिलेटेड ही, वो मैं अभी कसूर में जरखेज फार्म के साथ कर रहा हूँ, जो कि असेंशियल ऑयल क्रॉप के ऊपर है। वो भी वेरी फर्स्ट टाइम था पाकिस्तान के अंदर जो कि असेंशियल ऑयल क्रॉप से जिनके ऊपर बिल्कुल भी काम नहीं हुआ था। इसमें आपका नेशनल फ्लावर जो है जैस्मीन, मतलब वो हमारी नेशनल है, यहाँ पर हमारी नेटिव है, लेकिन कोई भी ग्रोअर जो है उस तरह से उसके ऊपर काम नहीं कर रहा, कोई भी रिसर्चर उसके ऊपर उस तरह से काम नहीं कर रहा। लेकिन हमने यहाँ पे तकरीबन 60 एकड़ लैंड के ऊपर जैस्मिन रोजेज और जो आपका मोतिया जैस्मिन सैम्बेक है, ये ग्रो किया एसेंशियल ऑयल के लिए। हमें उसके बहुत अच्छे रिजल्ट मिले। हमें इसके इंडिया, इजिप्ट और तुर्की से भी अच्छे रिजल्ट पाकिस्तान के अंदर मिले, प्रोडक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से, ऑयल के पॉइंट ऑफ व्यू से और ऑयल कंटेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। हमारे सैंपल्स फ्रांस के अंदर अप्रूव है और अलहमदुलिल्लाह हम उस ऑयल को एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये एक मेरा बहुत अच्छा, एक बहुत हेल्दी प्रोजेक्ट जो है मैंने अपनी जो है अभी तक जो अचीव किया है। इसके साथ मैंने अपने एक दोस्त जुनेद के साथ मिलकर लैंडस्केप कंपनी गार्डन के नाम से शुरू की थी, वो भी साइड बाय साइड हम लेके चले। तो पाकिस्तान के 2 बहुत बड़े प्रोजेक्ट, जिसमें पेशावर बीआरटी जो अभी रिसेंटली कंप्लीट हुई है और उसका इफ्तिताह हुआ, स्टार्ट हुई है, उसका लैंडस्केप प्लान जो है वो पूरा हमने प्रोवाइड किया। उसके बाद अभी कराची में बीआरटी रेड लाइन कराची शुरू होने जा रही है, अल्हम्दुलिल्लाह उसका पूरा लैंडस्केप प्लान जो है वो हम दोनों ने मिल के अपनी कंपनी जो है उसके थ्रू जो दिया है। तो ये कुछ चीज मतलब लैंडस्केप और फ्लोरिकल्चर
मेरा इंटरेस्ट था उसमें, दोनों चीज़ों को मैं लेके चला हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इनोवेशन दी है, और एज ए बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने चीज़ों को देखा है। अपना लैंडस्केप को भी, कट फ्लावर प्रोडक्शन को भी, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं उसको जो है वो आगे लेके चल। बेहजाद भाई, माशाल्लाह आपकी एक्टिविटीज़, आपकी अचीवमेंट्स हम फॉलो करते रहते हैं सोशल मीडिया पे, और देख के बड़ी खुशी होती है कि आप जैसे जो यंग इंटरप्रेन्योर्स हैं वो पाकिस्तानी इंडस्ट्री को ना सिर्फ उसमें उन्होंने जो है वो अपनी कंट्रीब्यूशन शुरू कर दी हैं, बल्कि आपकी बड़ी प्रोफेशनल अचीवमेंट जो है इस इंडस्ट्री में वो स्टार्ट है। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा, क्योंकि अग्रेरियन टॉक का बेसिक जो पर्पज़ है वो एक जो मेंटल ब्लॉकेज है हमारी कम्युनिटी के अंदर, ना सिर्फ उसको ब्रेक करना है, बल्कि जो हमारे एक्सपीरियंस्ड एग्रेरियंस हैं या जो हमारे एग्रीकल्चर में एक्सपर्ट्स हैं उनका हमारे यंग एग्रेरियंस के साथ एक इंटरेक्शन करवाना है, ताकि उनकी एक मोटिवेशन मिल सके और दूसरा उनकी कैरियर काउंसलिंग हो सके। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जो हार्टिकल्चर मेजर है इसका स्कोप क्या है पाकिस्तान के अंदर, और एक हार्टिकल्चरिस्ट जो है वो किस तरह उसको अपने कैरियर को जो है वो जिंदगी में साथ लेके चलना है। जी, मैं जब स्टडी करते थे तो हमारे एक बहुत मोहतरम उस्ताद राना असलम खान साहब, तो वो हमें कहते थे कि हॉर्टिकल्चर तो आपके मरने से, पैदा होने से कब्र तक जो है वो आपके साथ चलता है, और फिर जन्नत का सब्जेक्ट है, जो जन्नत के फल हैं, फूल हैं, वो आप इस मेजर में स्टडी करते हैं। हॉर्टिकल्चर अगर हम देखें ओवरऑल, तो पाकिस्तान या पूरी दुनिया के अंदर जो है एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। उसमें सबसे पहले आपकी वेजिटेबल आ जाती है, वेजिटेबल प्रोडक्शन आ जाती है, फिर आपकी ग्रीन इंडस्ट्री जो है, गार्डनिंग की इंडस्ट्री, वो पूरी दुनिया के अंदर फुटबॉल के बाद सेकंड लार्जेस्ट इंडस्ट्री है हॉर्टिकल्चर की। उसमें आपके टर्फ ग्रासेस, गार्डनिंग के सीड्स, गार्डनिंग के इक्विपमेंट्स, घरों के अंदर आप डिफरेंट यूज करते हैं। फिर आपके कट फ्लावर्स आ जाते हैं, आपके फ्रूट प्लांट्स आ जाते हैं। तो ये सारी चीजें जो हैं, अगर आप इनको देखो तो ये शुरू से लेके एंड तक एक पूरा वेल बेसिकली बिजनेस है। आप एक चीज, एक क्रॉप आप स्टार्ट कर रहे हो, आप कोई भी क्रॉप स्टार्ट कर रहे हो, आप वेजिटेबल ग्रो करना चाह रहे हो, आप कट फ्लावर ग्रो करना चाह रहे हो, आप फ्रूट्स ग्रो करना चाह रहे हो, आप नट्स क्रॉप ग्रो करना चाह रहे हो, ये बेसिकली स्टार्ट फ्रॉम सीड्स। अब सीड आप देखो, एक वेल फ्लेज्ड बिजनेस है। आपका सीड इम्पोर्ट भी हो रहा है, आप सीड ब्रीडिंग भी कर रहे हो, आप सीड जो है वो होलसेल भी सेल कर रहे हो, आप सीड जो है वो ऑनलाइन भी सेल सेल कर सकते हो। ये पूरा जो है एक प्रॉपर बिजनेस है। उसके बाद फिर आपका बिजनेस आ जाता है जी सीडलिंग का। आप उसी सीड मार्केट से परचेज करके उन ग्रोथ्स के लिए, उन हाउस होल्डर्स के लिए तो खुद ग्रो नहीं कर सकते, आप उनके लिए सीडलिंग ग्रो करके अपना एक बिजनेस सेपरेट रन कर सकते हो। सीडलिंग आप प्रोफेशनली कमर्शियली ग्रोथ को भी सेल कर सकते हो। कोई सीडलिंग आप ऑनलाइन घरों के अंदर जो आपके हाउस होल्ड, जो गार्डनिंग में शौकीन लोग हैं, आप उनको भी सेल कर सकते हो। फिर आपका वेजिटेबल बहुत बड़ी एक आपकी एक फील्ड है। कट फ्लावर्स आपका, मतलब एक एक चीज जो है हॉर्टिकल्चर की, वो बेसिकली एक प्रॉपर बिजनेस है। हमारे यहाँ पे असल में सॉरी टू से यूनिवर्सिटीज के अंदर स्टडीज तो बहुत हेलो। अच्छी करवाई जाती है। हेलो। बेहजाद भाई, आपकी ना आवाज़ शायद सिग्नल प्रॉब्लम की वजह से ना थोड़ा सा हाँ जी, आ रही है आवाज। जी अब ठीक है। वो शायद नेटवर्क का प्रॉब्लम था, इस वजह से ना आवाज़ आपकी डिस्टर्ब होगी। हाँ जी, हो सकता है। तो मैं कह रहा था कि आप सीड से लेके एंड फ्रूट तक कोई भी आपकी चीज़ है, वो बेसिकली एक प्रॉपर बिजनेस है। और पाकिस्तान के अंदर तो डे बाय डे बहुत ज़्यादा फ्लोरिश कर रही है हॉर्टिकल्चर इंडस्ट्री। उसमें आपका वेजिटेबल फील्ड भी, आपकी ब्रीडिंग से रिलेटेड फील्ड भी, हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड आपके कट फ्लावर की फील्ड भी, आपके लैंडस्केप की फील्ड भी, एक बहुत इमर्जिंग आप कह सकते हो कि एक इंडस्ट्री है। और बड़ी हाईली पेड, और बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है हॉर्टिकल्चर की पाकिस्तान के अंदर। तो जो भी लोग जो इस मेजर को चूज करते हैं, अगर वो स्टार्टिंग से ही एक अपना राइट पाथ चूज कर लें कि मैंने इस इंडस्ट्री में स्पेसिफिक पॉइंट को चूज करके इसी में आगे जाना है, वो अपना उसमें एक प्रॉपर नॉलेज लेकर आए, अपना थोड़ा सा एक्सपीरियंस उसके अंदर से लेकर आए,
तो वो इजीली अगर वो जॉब की साइड पे जाना चाहते हैं, अगर वो अपना बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू के तौर पे उसको लेना चाहते हैं, तो उनके लिए बेहतरीन है जी। अच्छा बेहजाद भाई, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि हमारी यूथ का अक्सर इशू ये होता है कि हम इंतज़ार में होते हैं कि कुछ सेविंग हो जाए, उसके बाद जो है वो बिज़नेस स्टार्ट करेंगे, या कहने के वक्त का जो है वो इंतज़ार करते रहते हैं, और इसी इंतज़ार में जो है वो 4-5 साल जो कि हमारे मेन टाइम होता है कि हम अच्छे तरीके से जो है वो बिज़नेस को स्टैब्लिश कर सकें, वो जो है वो हम ज़ाया कर देते हैं। तो आपके मुताबिक वो मिनिमम कितनी इन्वेस्टमेंट है जिधर से कोई भी एग्रेरियन जो है वो बिज़नेस स्टार्ट कर सकता है, और बिजनेस को एज ए एंटरप्रेन्योर जो है वो फिर कौन कौन सी चीजें हैं जिनको वो फेस करता है, क्योंकि आप इन सब फेजेस से गुजरे हैं, और अब एक अच्छा बिजनेस स्टैब्लिश करने में बिल आखिर वो कामयाब हो जाता अच्छा जुरेद, इस पे अब दो तरह की चीज़ें होती हैं। एक तो है आपके अपने पर्सनल स्किल्स कितने हैं इस चीज़ के मामले में, आपका पर्सनल नॉलेज कितना है इस चीज़ से रिलेटेड, क्योंकि अब हॉर्टिकल्चर का नॉलेज एक डिफरेंट चीज़ है, उसका नॉलेज, उसका एक्सपीरियंस एक बिल्कुल डिफरेंट चीज़ है। फिर आ जाता है आपका बिजनेस का नॉलेज, आपका बिजनेस का लेन देन, आप बिजनेस को किस तरह से समझते हो, ये चीज़ एक बिल्कुल डिफरेंट है। अब हम यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ते तो हैं, एमएससी भी कर लेते हैं, पीएचडी भी कर लेते हैं, हमारे पास हॉर्टिकल्चर नॉलेज तो बहुत ज़्यादा आ जाता है। लेकिन जब हम बिजनेस की ट्राई करना चाहते हैं, तो हमारे पास बिजनेस से रिलेटेड कोई भी नॉलेज नहीं होता, बिजनेस की स्किल्स नहीं होती, बिजनेस की नो हाउ नहीं होती, तो मोस्टली लोग जो होते हैं वो स्टार्ट में आके फेल हो जाते हैं। तो ये बड़ा ज़रूरी है कि हमारी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जो है, इस चीज़ को साथ लेके जिया जाए कि अगर साइड बाय साइड हमारे सब्जेक्ट से रिलेटेड स्टडीज़ हो रही हैं, उसके साथ हमें बिज़नेस से भी रिलेटेड कुछ ना कुछ सब्जेक्ट्स जो हैं वो पढ़ाए जाएँ, ताकि जो है वो दोनों चीज़ों से हम। सेकेंडली, जब आप फील्ड में निकलते हो एमएससी करके, बीएससी करके, तब एवरीवन इज़ लुकिंग फॉर सम काइंड ऑफ जॉब। देखना चाहता है कि यार मैं जल्दी से जल्द मुझे कोई जॉब मिले। एक अच्छा चीज़ है अगर आप जॉब से थोड़ा-सा एक्सपीरियंस लेके अपने बिज़नेस की तरफ आना चाहते हो, या ये भी है कि अगर आपने अपनी स्टडीज़ के अंदर इतनी अच्छी आपने स्टडीज़ की हैं, आपका इतना इतना नॉलेज है, इतना एक्सपीरियंस है कि आप समझ रहे हो कि आपको जॉब की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट किसी बिज़नेस में जाना चाहते हो, तो आप डायरेक्ट भी किसी बिज़नेस में जा सकते हो। उसमें बहुत नहीं है, जैसे मेरा एक बिज़नेस मॉडल है कि मैं डिफरेंट इन्वेस्टर्स के साथ काम करता हूँ। इन्वेस्टमेंट आप एक बिजनेस का मॉडल बनाते हो, एक प्रोजेक्ट डिजाइन करते हो कि आप एक फ्लावर क्रॉप ग्रो करना चाह रहे हो, फ्लावर फूल आप ग्रो करना चाह रहे हो। आप स्टार्टिंग में ये आपका खर्च, आप उसकी फिजिबिलिटी डिजाइन करते हो और उस फिजिबिलिटी को आप किसी इन्वेस्टर के साथ डिस्कस करते हो। आप किसी इन्वेस्टर को हंट करते हो या कहीं से लोन लेके जो है वो स्टार्ट करते हो। तो ये उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जिनके पास एक्सपीरियंस है, नॉलेज है, लेकिन इन्वेस्टमेंट नहीं होती। बाकी अगर आप खुद से इन्वेस्टमेंट करके शुरू करना चाहते हो, तो हमेशा यही होता है कि आप एक छोटे से स्टार्ट करते हो, बिल्कुल एक ज़ीरो लेवल से आप स्टार्ट करते हो, और उसको फिर आगे आप उसको फ्लरिश करते हो, अपना एक मॉडल सेट करते हो कि 1 साल के अंदर, 2 साल के अंदर, 3 साल के अंदर मेरी ये ग्रोथ होगी, 5 ईयर के अंदर मैंने अपनी ये अचीवमेंट्स करनी है, आप एक पूरा टारगेट सेट करते हो, फिर आप ज़ीरो से लेके चलते हो। अब देखें, आप एक सिंपल आप सीड का बिज़नेस कह लें, एक सिंपल सीड ना बिज़नेस है, आप ऑनलाइन करना चाह रहे हो, तो वो आपका एक 10 हज़ार 1500 से भी आपका एक बिज़नेस स्टार्ट हो सकता है। आप बल्क में सीड होलसेल से खरीदते हो, उसकी आप छोटी पैकिंग करते हो, उसको जो है वो आप ऑनलाइन सेल करना शुरू कर देते हो, एक स्पेसिफिक प्राइस सेट करके। मतलब एक छोटा बिज़नेस मॉडल से भी आप बड़े बिज़नेस मॉडल की तरफ जा सकते हो, और वो टोटली डिपेंड करता है कि आपके अपने स्किल्स कितने हैं। बेहजाद भाई, हमने आपको यूनिवर्सिटी लाइफ में काफ़ी आपको फॉलो भी करते थे और देखते थे कि आर्ट क्लब में माशाल्लाह काफ़ी इनोवेटिव किस्म के आपने जो है वो ट्रेंड अपनी टीम के साथ सेट किए उधर। तो और उसके अलावा अगर आपकी स्टूडेंट लाइफ स्टडीज़ की बात की जाए तो वो भी आप एक ब्रिलियंट स्टूडेंट थे। तो एक मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि ये जो एक्स्ट्रा करिकुलर या को करिकुलर एक्टिविटीज़ होती है, इनकी प्रोफेशनल लाइफ के अंदर या इंसान की ग्रूमिंग के अंदर इनका क्या किरदार है, और सेकेंडली किस तरह जो है वो आप एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज और अपनी स्टडीज को वो मैनेज करते थे, क्योंकि हमारे स्टूडेंट अक्सर इधर एक मिस्टेक कर देते हैं कि या तो वो स्टडीज की तरफ ज्यादा फोकस कर देते हैं
और यहाँ वो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज की तरफ ज़्यादा फोकस कर देते हैं। तो किस तरह इसको मैनेज किया जा सकता है? जी बिल्कुल जुनेद, आपकी बात 100% है। मोस्टली हमारे क्लब्स के अंदर जो स्टूडेंट होते थे वो एक्टिविटीज़ को इतना ज़्यादा अपने सर पे सवार कर लेते थे कि क्लासेस छोड़ देनी, अपनी रिसर्च छोड़ देनी, आज इधर जा रहे हैं तो कल उधर जा रहे हैं। तो कुछ एक पॉइंट पे आके ये लगता है कि ये बिल्कुल एक गलत चीज़ है, क्योंकि ये दोनों चीज़ों को आपको बैलेंस करके लेके चलना पड़ता है। क्योंकि मैं अल्हम्दुलिल्लाह एट अ टाइम आर्ट क्लब का भी प्रेसिडेंट था, मैं अपनी सोसाइटी हॉर्टिकल्चर सोसाइटी का भी प्रेसिडेंट था। लेकिन मेरी रिसर्च भी एक बड़ी हाई डिमांडिंग रिसर्च थी जिसके ऊपर मैंने काम किया है, और उसमें से मैंने 4 मतलब पेपर अपने पब्लिश करवाए थे। तो मैंने दोनों चीज़ों को बैलेंस लेके चला था, मैं दोनों चीज़ों को मैनेज करता था, प्रॉपर टाइम देता था। तो यही है कि आपको दोनों चीज़ों को टाइम देना पड़ेगा, दोनों चीज़ों को बैलेंस होके करना पड़ेगा। बाकी रही बात कि ये एक्टिविटीज़ कितनी ज़रूरी हैं, ये आपको पता चलता है जब आप प्रोफ़ेशनल फ़ील्ड के अंदर आते हो। आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है, वो कभी भी उस स्टूडेंट जितना नहीं हो सकता जिसने किसी भी ऐसी एक्टिविटीज़ में टेक पार्ट नहीं किया। मैंने जब मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगा कि जब मैंने कट फ्लावर ग्रो किए थे, तो मेरे लिए एक बहुत बड़ा मार्केटिंग चैलेंज था। लोगों से मिलना, लोगों से डिस्कस करना, लोगों को अपनी चीज़ जो है वो एक्सपोज़ करना। अगर मैं उस सारी फेजेस जो मैंने यूनिवर्सिटी में, आर्ट क्लब में, डिफरेंट क्लब्स में करके मेरा एक कॉन्फिडेंस लेवल डेवलप था कि मैं इजीली जाके जो है वो लोगों से बात कर सकता था। मेरा एक कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप थे कि मैं इजीली उनसे टॉक करके अपनी चीज़ को मनवा सकता था। तो इन पॉइंट ऑफ व्यू पे जाके आपको ये चीज़ें जो है वो बहुत हेल्प करती हैं। मीनवाइल जब आप किसी जॉब सेक्टर में भी जाते हो, तो जॉब में भी जो आपके नॉलेज और आपके डिग्री से ज़्यादा वो जज करते हैं कि आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट किस तरह की है, आपकी बात करने का अंदाज़ किस तरह का है, आपके कम्युनिकेशन स्किल्स किस तरह के हैं। कम्युनिकेशन स्किल्स से ज़्यादा आपके लीडरशिप स्किल्स कितने ज़्यादा अच्छे हैं। और ये सारी चीज़ें आती हैं जब आप किसी क्लब का इस तरह पार्ट होते हो, किसी एक टीम को लीड करते हो, और अपनी स्टडीज़ के साथ किसी न किसी इस तरह की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हो। बेहजाद भाई, एक ना हमारा क्यूरी है, सामिया सरफराज साहिबा हैं, वो पूछती हैं, व्हाट इफ समवन वांट्स टू स्टार्ट दिस एंटरप्रेन्योर बिजनेस विद हैविंग अ रेंज ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट 50 to 60K, recommendations will be highly appreciated if that seed business, what's the procedure and if cut flowers? अच्छा, ये तो मैंने मतलब जस्ट फॉर एग्जांपल आपको 2-3 चीज़ें शेयर की थी। हम इनके अलावा भी हर कोई भी चीज़ आप देख लोगे हॉर्टिकल्चर के अंदर, वो आपका एक हॉर्टिकल्चर का एग्रीकल्चर के अंदर कोई भी चीज़ है वो आपका एक वेल फ्लेज्ड प्रॉपर बिज़नेस है। अब 50 टू 60 के एक अच्छी खासी रीज़नेबल अमाउंट है, और एक स्टार्टिंग के लिए ये एक बहुत रीज़नेबल अमाउंट है कि अगर आप कोई भी एक छोटे लेवल पे बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हो। आप ऑनलाइन की तरफ जा सकते हैं, आप होलसेलिंग की तरफ जा सकते हैं। मैंने अभी ज़िक्र किया था कि आप होलसेल सीड परचेज़ करके, फॉर एग्ज़ाम्पल अभी गार्डनिंग का सीज़न शुरू है। अभी हमारे लाहौर के अंदर, पंजाब के अंदर जो है वो लोग जो है वो सीड परचेज़ कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं, घरों के अंदर शौकीन लोग। अब क्या आप कर सकते हो, आप सिंपली जो है किसी होलसेलर से बल्क में सीड परचेज़ करके, उस सीड के छोटे पैकेट्स बना के, अपना एक रीज़नेबल मार्जिन रख के, आप उसको ऑनलाइन सेल कर सकते। ऑनलाइन आजकल तो हर चीज़ आपको पता है कि आप ज़रा सी एक स्पॉन्सर ऐड लगाते हैं, वो फ़ौरन से पहले जो है वो आपकी चीज़ पे इंक्वायरीज़ आना शुरू हो जाती है और सेल होना शुरू हो जाती है। तो ये एक बहुत सिंपल सा और बहुत ईज़िली भी होने वाला एक स्टार्टिंग बिज़नेस है। इसी तरह अभी इन्होंने कट फ्लावर की बात की है। मैंने अभी गुलबान के नाम से एक स्टार्ट किया था ऑनलाइन सेटअप। तो देखिए वो भी क्या है कि अगर आपके थोड़े से स्किल्स हैं फ्लावर मेकिंग के अंदर, बुकेस मेकिंग के अंदर, तो इसी तरह आप ऑनलाइन होलसेल फ्लावर्स परचेज करके आप अच्छी प्रोडक्ट्स डिज़ाइन करते हो, उनको एक अपनी वेबसाइट के ऊपर या इंस्टा के पेज के ऊपर करके उसके एक छोटी सी स्पॉन्सर ऐड लगा के आप अपना जो है वो बुकेस वगैरह और कट फ्लावर्स जो है वो सेल करना शुरू कर देते हो। इसके अलावा सेम इसी तरह वेजिटेबल्स में आप देख लें कि बहुत से लोग जो हैं उन्होंने अभी डोर टू डोर वेजिटेबल सप्लाई, फ्रेश वेजिटेबल सप्लाई, इस तरह के बहुत से जो है न्यू स्टार्टअप्स जो हैं वो शुरू हुए हुए हैं।
जो डायरेक्ट फार्म से जो है वो परचेज करके अपना एक रीजनेबल मार्जिन रख के आगे आपको डोर टू डोर जो है वो फ्रेश सप्लाई करते हैं। फिर आपका ऑर्गेनिक का एक बहुत बड़ा बिजनेस जो है, स्पेशली आप देखें आपके डीएचए के अंदर पोशश एरियाज जो हैं लाहौर के अंदर, यहाँ पर तो हंस खेल के लोग जो है वो ऑर्गेनिक का टैग एक सिर्फ लगा होना चाहिए, आपकी चीज़ जो है वो सेल होती है। उसके पीछे कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। हमने एग्रीकल्चर स्टडीज की हुई हैं, हमें पता है कि ऑर्गेनिक के लिए क्या क्या चीज़ ज़रूरी है, क्या क्या उसके पीछे जो है वो साइंसेस हो सकती हैं। आप इजीली उसको जो है वो लेके चल सकते हो। बेहजाद भाई, एक जो आपका आपने जिस तरह बताया कि अप टू डेट नॉलेज जो है वो भी आपकी बेस के लिए जो है बड़ा ज़रूरी होता है। तो यूनिवर्सिटी लाइफ में वो किस तरह की रूटीन एक स्टूडेंट को फॉलो करनी चाहिए अपने को इम्प्रूव करने के लिए, और उसके अलावा ख़ास तौर पे जो प्रैक्टिकल है, हम एज बीइंग स्टूडेंट उसको इग्नोर कर देते हैं उस सेक्टर को। तो प्रैक्टिकल्स में इन्वॉल्वमेंट जो है वो क्या, यानी कि आपकी पर्सनैलिटी में, आपकी ट्रेड्स में, आपकी प्रोफेशनल स्किल्स में रोल प्ले करती हैं, और अपना नॉलेज अप टू डेट किस तरह आप कर सकते हैं? हाँ जी जुनेद, ऐसे है कि आपको पता है कि एग्रीकल्चर में मोस्टली वो लोग आते हैं जिनका ना तो एग्रीकल्चर से कोई इंटरेस्ट होता है, और और कह लें कि लेफ्ट ओवर्स। हम भी एक वर्ड वहाँ पे सुनते होते थे कि कहीं पे एडमिशन नहीं मिला, चले एग्रीकल्चर में जो है वो स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे मेन चीज़ है कि आप जब तक उसके अंदर अपना एक शौक डेवलप नहीं करोगे, एक पैशन डेवलप नहीं करोगे, आप किस तरह वो स्टडीज पढ़ सकते हो, आप किस तरह उसके बारे में नॉलेज, जब एक सामने आपको चीज़ पढ़ाई जा रही है, प्रैक्टिकल हो रहा है, आपका उसके अंदर इंटरेस्ट ही नहीं है, आपका शौक ही नहीं है, आप चाह ही नहीं रहे हो कि यार मैंने इस चीज़ को पढ़ के कल को किसी अच्छी जगह पे जाना है, आपको गोल सेटिंग ही नहीं कर रहे हो, तो आप किस तरह जो है वो उसको लेके चल सकते हो। तो सबसे मेन चीज़ तो आपका पैशन है। जब तक आप शौक और पैशन उस चीज़ के बारे में डेवलप नहीं करते हो, एक सोच नहीं रख सकते हो, आप कभी भी उस तरह से उसके अंदर नहीं रह सकते हो। बाकी बात रही प्रैक्टिकल की, नो डाउट जी, प्रैक्टिकल तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है, और एग्रीकल्चर आपको पता है ही 100% प्रैक्टिकल। थ्योरी तो सिर्फ आपको नो हाउ दिलाने के लिए, बाकी जितना भी है वो प्रैक्टिकल है। आप जैसे फील्ड में निकलते हो, क्या होता है जी, आपको फील्ड में प्रैक्टिकल करना पड़ता है, आपको लेबर को भी हैंडल करना पड़ रहा है, आपको कम्युनिकेशन भी डेवलप करनी पड़ रही है, आपको चीज़ों को लेके चलना पड़ा, लेकिन वहाँ पर जाके हमारा जो है वो स्टूडेंट जो है वो मार खा जाता है अर्ली स्टेज के ऊपर, क्योंकि यूनिवर्सिटी के अंदर जब चीज़ें हो रही होती है हमने उस तरह से चीज़ों को देखा नहीं होता, और ना उस तरह से हमने चीज़ों को पढ़ा होता है। और जब हम अपनी जॉब में जाते हैं या प्रोफेशनल फील्ड में जाते हैं, तो बिल्कुल जो है वो हम वहाँ पर जाके रह जाते हैं। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है जी प्रैक्टिकल, बिल्कुल इस चीज़ को साथ लेके चलना चाहिए। बेहजाद भाई, अगर हम सोशल मीडिया की बात करें तो आपके सामने दराज डॉट पी के, आपके पास सामने जो है वो ज़मीन डॉट कॉम है। तो सारी चीज़ें जो हैं, हर सेक्टर जो है वो कह लें कि डिजिटलाइजेशन की तरफ जा रहा है, वो डिजिटल मार्केटिंग की तरफ जा रहा है। लेकिन एग्रीकल्चर में भी अभी नो डाउट कि ये ट्रेंड स्टार्ट हो गया है, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा वैक्यूम है। तो आप किस तरह समझते हैं कि डिजिटल जो आपकी ई मार्केटिंग है वो आपके बिजनेस में रोल प्ले कर सकती है? अभी लास्ट वीक में एक वीडियो देख रहा था, तो उसमें एक फार्मर था, उसने एक फाडर जो है ना वो ग्रो किया हुआ था 3 एकड़ के ऊपर। तो शाम को उसने एक वीडियो बनाई 3-4 मिनट की, और वो जो है वो वायरल भी हो गई। और अगले दिन उसने दोबारा वीडियो बनाई कि जो है ना वो मेरा कल की वीडियो की वजह से 3 एकड़ पे जो फॉडर है वो सेल हो गया है। तो इसका नो डाउट बड़ा इम्पैक्ट है, और बड़े इफेक्टिवली जो है वो एग्रीकल्चर सेक्टर में स्पेशली, कि जिधर वैल्यू एडिशन भी है लेकिन चीज़ें जो हैं वो कनेक्टेड नहीं है, फार्मर का मार्केट के साथ जो है वो कह लें कि राब्ता नहीं है। तो इसमें सोशल मीडिया का आप किस तरह किरदार दे सकते हैं, और स्पेशली फॉर इंटरप्रेन्योर्स? जी जुनेद, आपको पता है कि जब भी कोई चीज़ स्टार्ट की जाती है तो सबसे मेन मसला जो होता है वो मार्केटिंग का होता है। आप बहुत अच्छी क्रॉप ले लेते हो, आप बहुत अच्छी फसल ग्रो कर लेते हो, आप बड़ी अच्छी प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग कर लेते हो, लेकिन रहता है कि आपकी मार्केटिंग आ जाती है, आपकी चीज़ मार्केट नहीं होती है, आप नहीं सेल कर सकते हो। तो सोशल मीडियाज़ के जितने भी आपके फेसबुक, आपके इंस्टा, आपके जितने भी फोरम्स बने हुए हैं, ये तो आपके लिए एक फ्री की एडवर्टाइज़मेंट के चैनल्स हैं।
फ्री की आपकी एक मार्केटिंग है। तो ये तो मतलब कह लें कि आने वाला दौर तो है ही इन चीज़ों का। हर चीज़ आपकी ऑनलाइन और डोर टू डोर जो है वो डिलीवरी हो रही है, हर चीज़ आपकी। और जैसे अभी रिसेंटली ये जो आपने देखा कोरोना में सूरत हाल जो थी, एवरीवन इज प्रेफरिंग के उसके घर के अंदर जो है वो चीज़ सेफली उसको वहां पर पहुंच जाए, उसको घर से बाहर ना निकलना पड़े। तो इन जैसे हालात में, इस तरह की चीज़ों में आपको पता है कि सोशल मीडिया तो सबसे बेस्ट है। और उसमें कुछ भी नहीं, आपको सिर्फ एक छोटी सी स्पॉन्सर ऐड लगानी पड़ती है, कोई स्पेसिफिक स्पॉन्सर ऐड लगानी पड़ती है, और आपकी इजीली इजीली मार्केटिंग है। तो कोई भी अगर आप स्टार्टिंग करना चाह रहे हो तो आपको सोशल मीडिया को जो है वो बिल्कुल नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। उसमें फिर आपकी एथिक्स आ जाती हैं कि आपने अपनी कितनी परफेक्ट मार्केटिंग करनी है, आपने अपनी वीडियोग्राफी कितनी परफेक्ट करनी है, आपकी जो पोस्ट डिजाइनिंग हो रही है वो कितनी अच्छी हो रही है कि वो इतनी कैचिंग हो रही है कि कोई भी व्यूअर जो देखने वाला है वो फौरन से पहले आपकी पोस्ट को जो है वो लाइक भी कर रहा है और आपका पेज ओपन भी कर रहा है। इस तरह की चीजें जो हैं ये फिर आपको जो है वो नेक्स्ट लेवल पे देखनी पड़ती हैं। बाकी ये फ्री की आपकी मार्केटिंग है, फ्री के की आपके आपकी टूल्स हैं। मार्केटिंग है, की क्या है? अगर भाई हम इंटरनेशनल सिनेरियो में देखें तो उधर आपको वर्ल्ड के अंदर जो है वो इंडिया की ना सिर्फ प्रोडक्ट्स मिलेंगी एग्रीकल्चर से रेलिवेंट, बल्कि उनकी बड़ी एक अच्छी जो है वो नेटवर्किंग है और वो वेल एडजस्ट हैं और बड़े बड़े स्टोर उन्होंने वर्ल्ड के अंदर बनाए हुए हैं। लेकिन पाकिस्तान में यानी कि एक तो पाकिस्तानियों की आपको वर्ल्ड लेवल पे इतनी अचीवमेंट, इतनी सक्सेसफुल स्टोरी जो है वो ज़्यादा नहीं मिलेंगी। और उसके अलावा जो सप्लाई चेन है उसका भी हमारा इशू है। तो इस जो ये वाला इशू है इसको हम किस तरह जो है वो ना सिर्फ सॉर्ट आउट कर सकते हैं, बल्कि पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट्स हैं उसमें खातरख्वाह इजाफा किस तरह मुमकिन है। देखिए जुनेद, पाकिस्तान का तो इंडिया के साथ अभी एग्रीकल्चर में कंपेयर ही नहीं है। हम कह सकते हैं कि उनसे पूरा 100 साल पीछे हैं एग्रीकल्चर के अंदर। जितनी डेवलपमेंट जितना उन्होंने कर लिया है, हम तो शायद आप देख लें कि हमारी टेक्स्ट बुक्स भी जो हैं, हम स्टडीज भी जो कर रहे हैं, हमारे जो एग्रीकल्चर में बुक्स भी पढ़ाई जा रही हैं वो सारे आपके इंडियन ऑथर्स हैं इस टाइम पे। उसमें अगर आप चीज़ों को देखें कि क्या इसमें है, तो उसमें बहुत सी चीज़ें, सबसे पहले तो जी उनका गवर्नमेंट का इंटरेस्ट है कि उनकी गवर्नमेंट ने इस तरह के प्रोजेक्ट्स डिज़ाइन किए हैं, इस तरह की सब्सिडीज दी हैं, और उनका इतना इंटरेस्ट डेवलप हुआ है एग्रीकल्चर के अंदर, एग्रीकल्चर के बाद हॉर्टिकल्चर के अंदर। फिर आप अगर देखें उनके टीवी के चैनल्स जो हैं वो उनका हमारा आपको पता है कि एग्रीकल्चर की सक्सेस के लिए आपका एक्सटेंशन डिपार्टमेंट जो है वो बहुत स्ट्रांग होना ज़रूरी है। उनकी एक्सटेंशन की अप्रोच जो है वो इतनी अच्छी है। हमारे तो आप देखें, आपके सामने है सूरत हाल, जो एग्रीकल्चर के गवर्नमेंट के भी अदारे बने हुए हैं वो इस वक्त क्या कर रहे हैं। और हमारी अनफॉर्चुनेटली जो रिसर्च भी हो रही हैं बहुत अच्छी भी हो रही है, लेकिन बहुत सी रिसर्च आपको पता है कि यूनिवर्सिटीज के अंदर क्या हो रहा होता है। तो मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल काम भी नहीं हो रहा, बहुत बहुत अच्छी ज़बरदस्त रिसर्च भी हो रही है, लेकिन मोस्टली जो है आपको पता है कि किस तरह से थीसिस और किस तरह से चीज़ें की जाती हैं। यूनिवर्सिटीज़ का तो मकसद ये होता है कि आप एक रिसर्च कर रहे हो, एक आपने फाइंडिंग की है, फिर आपका एक्सटेंशन डिपार्टमेंट जो है वो फार्मर तक चीज़ को लेकर आता है, एक नई टेक्नोलॉजी आप डेवलप करते हो वो आगे लेकर आती है। लेकिन हम किसी भी उस चीज़ में जो है वो नहीं आ सकते। अब वेजिटेबल ब्रीडिंग, फ्लावर ब्रीडिंग, फ्रूट की ब्रीडिंग, हमारा कोई इंस्टीट्यूट नहीं है जिसने अभी कोई इस तरह का प्रोजेक्ट डिज़ाइन किया हो कि इतनी कोई ज़बरदस्त किस्म की कोई सीड की उन्होंने लाइन प्रोड्यूस की हो जो कि कॉम्पिटिटर हो इंडिया से। फिर उनकी ग्रीन हाउस टेक्नोलॉजी, हमारे यहाँ पे अभी ग्रीन हाउस का जो कंसेप्ट स्टार्ट हुआ है, और वहाँ पे कट फ्लावर आपके ग्रीन हाउस में ग्रो हो रहा है, वहाँ पर आपका वेजिटेबल ग्रीन हाउस में, वहाँ पर आपके फ्रूट प्लांट जो है वो ग्रीन हाउस में ग्रो हो रहे हैं। तो हमें तो उसके लिए बहुत जोर लगाना पड़ेगा इंडिया के लेवल पे आने के लिए। हमारी गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा सब्सिडाइज करनी पड़ेंगी चीज़ें, तो उसको बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट डिज़ाइन करने पड़ेंगे, हमारे एक्सटेंशन डिपार्टमेंट को इस मामले में बहुत ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। हमारा फार्मर 98% आपका फार्मर इलिटरेट है, उसको पता ही कुछ नहीं है। वो वही कॉमन क्रॉप्स ग्रो कर रहा है जो हाई वैल्यू क्रॉप्स हैं, उसके बारे में तो उसको नो हाउ ही नहीं है, कोई नॉलेज ही नहीं है। हम जब उसके पास इन चीज़ों का नॉलेज लेके जाते हैं, इन चीज़ों को लेके जाते हैं कि आप ये भी चीज़ ग्रो करो, आपको ये भी चीज़ बेनिफिट दे सकती है,
तो हमारे फार्मर की एक ये अप्रोच बनी हुई है कि वो आपको पूछता ही नहीं है, वो आपको समझता ही कुछ नहीं है। वो कहता है मुझे जो मक्की में से 10, 12, 15 हज़ार रुपये बच रहा है मेरे लिए काफ़ी है। मुझे जो गंदुम ग्रो करके जो 10, 12, 15 हज़ार रुपये बच रहा है मेरे लिए काफ़ी है। और फिर अब भी देखें, सबसे एक और मज़ेदार चीज़, कोई रीजन की स्पेसिफिकेशन नहीं है कि फ़लाँ रीजन के अंदर ये वाली क्रॉप ग्रो की जाए तो ज़्यादा बेनिफिट होगा, फ़लाँ रीजन के अंदर ये वाली क्रॉप। और ये एक पूरा एक्सटेंशन डिपार्टमेंट के पास एक पूरी शेड्यूल होता है कि आपने इस रीजन के अंदर ये चीज़ ग्रो करवानी है, इस रीजन के अंदर। अब आलूओं का सीज़न आता है, पूरी अवाम आपकी आलू लगा के बैठ जाती है। पिछले 4 साल से आलू जिसने ग्रो किया हुआ है उसको लॉस ही हुआ है। सिर्फ लास्ट ईयर जो है आप कह सकते हो कि एक अच्छा सक्सेसफुल सीज़न था। लेकिन अभी फिर अगेन वही चीज़ होगी। सारी देखा-देखी जो है वो उसी क्रॉप को लगाना शुरू कर देंगे और फिर बैठ जाएँगे। तो इसमें मल्टीपल फैक्टर्स हैं, हमें हर फैक्टर को जो है ना देख के चलना पड़ेगा और बहुत उसके ऊपर काम करना पड़ेगा अगर हम इंडिया के लेवल को टच करना चाह रहे हैं। लेकिन इसमें जो ईज़िली अप्रोचेबल चीज़ें हैं, वो आपकी ग्रीन हाउस टेक्नोलॉजी है। उसमें आपके कट फ्लावर्स और वेजिटेबल प्रोडक्शन जो है वो हम हमारी एनवायरनमेंट बहुत अच्छी है यहाँ की, हमारी लेबर बहुत सस्ती है यहाँ की, हमारे पास अपनी पोर्ट जो है मिडल ईस्ट हमारे बिल्कुल साथ है। इंडिया की निस्बत पाकिस्तान के जो वो फ्रेट चार्जेज़ जो हैं वो बहुत कम पड़ेंगे। तो ग्रीन हाउस टेक्नोलॉजी को हम बेहतर करके, इम्प्रूव करके और सब्सिडाइज़ करके हम इस लेवल पे पहुँच सकते हैं। वर्ल्ड के अंदर बेहजाद भाई सबसे ज़्यादा जो फोडर है वो चाइना के अंदर उसकी कंजम्पशन है। तो और वो जो सबसे ज़्यादा इंपोर्ट कर रहा है वो कैलिफोर्निया से कर रहा है, हालांकि हमारा हमसाया भी है, हमारी दोस्ती भी बड़ी ज़बरदस्त है। तो वो क्या रीजंस हैं जिसकी वजह से हम ये अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो अवेल नहीं कर रहे, और चाइनीज़ गवर्नमेंट के साथ जो है वो किस तरह के हमें जो है वो रिलेशंस टेक्नोलॉजी अडॉप्शन और एक्सपोर्ट के हवाले से जो है वो स्टेप्स लेने पड़ेंगे। हाँ जी, जुनैद, इसमें भी मेरा ख़्याल हमारा एक फ़ेलियर है, वरना चाइना तो कभी भी नहीं कहेगा कि हम उसको जो है वो चीज़ प्रोड्यूस करके दें और जो चीज़ कैलिफ़ोर्निया से आ रही है वो पाकिस्तान से डायरेक्ट उसको जो है वो सप्लाई यहाँ से दें। इसमें भी आपका आर-एन-डी सबसे सबसे मेन आपकी आर-एन-डी आपकी रिसर्च एंड डेवलपमेंट है कि हमने किसी भी ऐसे सीड के ऊपर काम ही नहीं किया फॉडर के, जो कि इतनी वैल्यू क्रॉप दे सके हमें, इतनी ज़्यादा 1 एकड़ में से आपको प्रोडक्शन दे सके कि हम उस चीज़ को बीट कर सकें। उसके बाद आपको पता है कि फॉडर को प्रिज़र्व करना, उसको कंज़र्व करना, उसकी पैकेजिंग, उसकी मशीनरी और ये सारी चीज़ें जो है ये बहुत बड़ा फैक्टर है। हमारा तो एग्रीकल्चर मशीनरी के अंदर किसी किस्म की कोई डेवलपमेंट नहीं है। कोई जितनी भी मशीनरी अब आप न्यू लेकर आ रहे हैं वो भी सारी चाइना से इम्पोर्ट है। तो आप चाइना के साथ कुछ इस तरह की डील कर सकते हैं, उनसे आप टेक्नोलॉजी जो है वो शेयर कर सकते हैं अगर आप उनसे मशीनरी ले रहे हैं। क्योंकि आपको पता है कि सारा का सारा इस वक़्त सीड जो है किसी भी किस्म का है, मोर देन 85-90% जो है वो सारा एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट हो रहा है। आपका फ़ोडर का है, आपका कट फ्लावर्स का है, आपका वेजिटेबल्स का है, जितनी भी सीड्स जो हैं वो आपका बाहर से इम्पोर्ट हो रही हैं। तो सबसे पहले तो आपको किसी इस तरह की लाइन पे काम करना है ना कि आपको इस तरह की चीज़ डेवलप करो, ब्रीड करो, जो बहुत हाई वैल्यू हो आपके रीजन के अंदर के लिहाज से। फिर आप उस उन स्पेसिफिक रीजन्स को टच करो जहाँ पे आपका फ़ोडर कोई और चीज़ नहीं हो सकती, लेकिन आपका फ़ोडर जो है वो बहुत अच्छे तरीके से ग्रो हो सकता है। उसके बाद आपकी ज़ाहिर है जी वही सारी चीज़ें पैकेजिंग और मार्केटिंग और बाकी चीज़ें हैं जी। लास्ट पे बेहजाद भाई मैं चाहूँगा कि कोई टेक होम मैसेज जो आप हमारी ऑडियंस को देना चाहें, स्पेशली हमारे जो यंग एग्रेरियंस और अपने प्रोफेशनल कैरियर का उन्होंने आगाज़ करना है, तो उनके बारे में कोई टेक होम मैसेज, कोई सजेशन, कोई एडवाइस जो आप उन्हें डिलीवर करना चाहें। मेरा तो जुनैद हमेशा से एक ही मैसेज रहा है कि गो फॉर योर ओन बिज़नेस, गो फॉर एंटरप्रेन्योरशिप। अपना बिज़नेस शुरू करो, अपना स्टार्टअप बनाओ, अपना जो है वो एक मॉडल बनाओ और उसको लेके चलो। जॉब आपके लिए ठीक है, आपके पर्सनल एक्सपीरियंस के लिए, आपके पर्सनल नॉलेज के लिए जॉब ठीक है, 1 साल, 1.5 साल, इससे ज़्यादा नहीं भाई। अपना डेवलप करो, अपना साइड बाय साइड कोई सिस्टम चलाओ और एग्रीकल्चर के अंदर हमारे एग्रीकल्चर को इस टाइम बिज़नेसेस की ज़रूरत है, क्योंकि
आप देखो आपकी पूरी एग्रीकल्चर जो है वो इस वक्त कहते हैं ना अनपढ़ और लेमैन लोगों के हाथों में है। वही लोग आपको आगे रखते हैं 35-40 हज़ार रुपए की जॉब के ऊपर। तो वाई नॉट यू आर, आप स्किलफुल हो, आपके पास नॉलेज है, आपके पास टेक्नोलॉजी का नॉलेज है, आपके पास बेसिक नॉलेज है किसी भी क्रॉप का, तो स्टार्ट योर ओन बिजनेस। कोई बड़ी चीज नहीं है, सिर्फ एक जो शुरू वाला स्टेप होता है ना, वो एक मुश्किल होता है। आपने वो स्टेप ले लिया, उसके बाद ईच एंड एवरी थिंग विल बी ओके। अल्लाह पाक मदद करने वाला है। और हमेशा से यही यही है कि अपना अपना स्टार्टअप जो है वो शुरू करें, अपना सेटअप जो है वो शुरू करें आप। बेहज़ाद भाई, हम आपका बेहद मशहूर हैं कि आपने अपनी मसरूफियात से जो है वो टाइम निकाल के इस डिस्कशन में हमको ज्वाइन किया और इतनी ज़बरदस्त एडवाइसेस के साथ, लाइफ एक्सपीरियंस के साथ जो है वो हमारी ऑडियंस को आपने डिलीवर की। तो आपका बेहद शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू जुनेद, आपका बहुत शुक्रिया। और रियली पर्सनली आपका ये जो इस तरह के चैनल है, आपकी ये जो काविश है, ये एक बड़ी अच्छी चीज़ है नए लोगों के लिए जो कि इस फील्ड में जो है कुछ करना चाह रहे हैं। तो बस विशेष आपके लिए भी, आपके चैनल के लिए भी और आपके लाइफ के लिए भी। थैंक यू सो मच। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ जी।